हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। इस टॉपिक से यानी अध्याय से आप क्या समझते हैं? इस अध्याय में हम जो बच्चे, युवा और बूढ़े लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए कौन कौन सी सहायक सेवाएं हैं जो सरकार ने या फिर गैर सरकारी संस्थाओं ने दी हुई हैं, संस्था कौन कौन सी है जहाँ पे उन्हें ये सारी सेवाएं मिलेंगी, और उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं हमें सरकार ने दी है और उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे और इवन कई बूढ़े लोग भी ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती है इन प्रोग्राम्स के और उनके बारे में क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, तो वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो इस चैप्टर में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उनकी ज़रूरत क्यों है, यानी सिर्फ बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए ही ये सारी सेवाएं क्यों हैं और ये सारी सुविधाएं कौन कौन सी हैं, और इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ आपको रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने के लिए हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप सबको पता है कि सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर व्यक्ति की लाइफ में होती है वो होता है उसका परिवार। यानी परिवार जो है वो समाज की एक मूल इकाई है ना। और हमारे प्रमुख कार्य परिवार का क्या होता है? एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे मम्मी पापा हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को, और बच्चे अपने भाई बहनों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, उनकी देखभाल करते हैं, है ना। जितने भी रिश्ते हैं उससे हमारा वो सारे रिश्ते मिलकर के हमारा है परिवार बनाते हैं, और हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर स्टेज में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, हर स्टेज में आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे बच्चों की ज़रूरतें कुछ और हैं, बड़ों की और बूढ़ों की ज़रूरतें और उनकी आवश्यकताएं जो है वो कुछ और हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि विद्यालय हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, आपने देखा है कि संस्थान का एक एग्जाम्पल अगर हम लें किसी इंस्टीट्यूशन का, तो विद्यालय एक बहुत अच्छा उदाहरण है। विद्यालय यानी स्कूल जो है वो किसके लिए है? वो वृद्धजनों के लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? एक बच्चों के लिए है, यानी वो बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक संस्थान है। इस तरीके से अस्पताल है, वो सभी लोगों के लिए है। प्रशिक्षण केंद्र है, ये सारी जो हैं वो संस्थाएं हैं जो हर समुदाय में होती हैं। और क्यों होती है? इनका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है? वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करना, यानी और विशिष्ट सेवाएं और सहायताएं प्रदान करना। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें, आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में विद्यालय दिया हुआ है, अस्पताल, विश्वविद्यालय और सिनेमाघर, है ना। तो ये सारी जो हैं ये विशिष्ट और सहायक सेवाएं हैं जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, यानी हम ही लोग इनका यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें भारत में इन जो भी सुविधाएं हैं, ये विशिष्ट सेवाएं और संसाधन, अगर इनकी कमी है तो उससे क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि भारत में जो है गरीबी ज़्यादा है ना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व के 1/3 जो गरीब हैं वो भारत में रहते हैं, है ना। तो हम ये जानते हैं कि गरीबी रेखा में काफ़ी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उचित साफ सफाई जो है वो बहुत कम जनसंख्या को उपलब्ध है। और आप देख सकते हो कई सारी जो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अस्पताल, और कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, आज भी वो घर में ही जो है दाइयों से डिलीवरी कराती हैं, है ना, जिससे कि बच्चे और इवन माँ जो है दोनों की जान को बहुत खतरा होता है। और ये इसका एक मुख्य कारण हम ये भी देखें तो अज्ञानता भी है, यानी फैसिलिटीज़, सुविधाएं सरकार ने दी हुई हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान ना होने के कारण, यानी अज्ञानता से वो
हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम देखें, आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक और शारीरिक वृद्धि जो होता है वो रुक जाती है, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे देश में आयोडीन युक्त नमक मिलता है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं है कि आयोडीन क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो वो बिना आयोडीन का नमक खाते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी से जितने भी रोग होते हैं, आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी, घेंघा रोग होता है ना, गोइटर, और भी ग्रोथ में कमी आ जाती है, यानी विकास नहीं हो पाता। तो ये कमियां होती हैं अज्ञानता के कारण। बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों की तुलना में लड़कियों के घटते अनुपात का द्वारा प्रदर्शित होती है, यानी जो हम कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी लड़कियों का जो अनुपात है, जो संख्या है, वो लड़कों की अपेक्षा कम है। तो भारत में कई सारे ऐसे दुष्परिणाम हैं जो इस वजह से होते हैं कि हमारी इन सहायक और विशिष्ट सेवाओं या फिर संसाधनों की कमी के कारण होते हैं। तो अब हम देखें, आप नीचे देख रहे हो पिक्चर में दिखा हुआ है, आप देखो स्वच्छ भारत, ये एक अभियान है ना, हम जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उज्ज्वला है, उज्ज्वला एक ऐसी स्कीम है जिसमें गैस जो है वो घर घर तक पहुंचाई जाती है ना, एलपीजी सिलेंडर काफ़ी गरीब परिवारों को मिला है। ऐसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे अभियान आपने सुने होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी सुविधाएं सरकार ने गरीब लोगों को दी हुई है। और कई लोग जो इनको जानते हैं, जिनको इसकी जानकारी है, वो उसकी सुविधा का लाभ भी उठाते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ अज्ञानता के कारण ये लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आप लोगों को इस एज में स्कूल में ये पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संवेदनशील कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, यानी बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्यों संवेदनशील होते हैं बच्चे, तो हम इसमें यही पढ़ते हैं कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। देखो, हम जानते हैं, हमने इससे पहले जो प्रारंभिक बाल्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा कि बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है इस उम्र में, यानी छोटी उम्र में बच्चे एकदम तेज़ी से विकास करते हैं। और इस अवस्था में अगर उन्हें उत्तम विकास के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली, तो आगे जा कर के क्या हो सकता है, वो उनके पूरी लाइफ यानी पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसीलिए उनके बच्चों के सभी क्षेत्रों में उत्तम विकास ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे का भोजन, उसका रहना, उसकी अच्छी देखभाल, प्रेम, प्रोत्साहन, ये सारी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो बच्चे के ऊपर या उसके विकास पर इसका प्रतिकूल यानी गलत प्रभाव पड़ सकता है, वो उसके विकास को प्रभावित करेगा। और इस एज में यानी छोटे बच्चों में ये एक इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। तो जो कुछ बच्चे जैसे आपने देखा होगा, मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आप लोगों को घर पे अपने माँ बाप के साथ सारी सुविधाएं मिलती हैं, भोजन, देखभाल, अच्छे कपड़े, हर चीज़ मिलती है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपके कंपैरिजन में, आप कह सकते हो, या अलग दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में, उनके तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उसका कारण ये है कि वो कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे कि वो बच्चे जिनके पास खाने को खाना नहीं होता, जो रोड पे बैठते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनका कोई नहीं, अनाथ होते हैं, बीमार हैं, है ना। तो इनकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती, और इस वजह से क्या होता है, वो पूर्णतः विकास नहीं कर पाते, है ना। तो इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिस्ट पे देखो कि लगभग 30 लाख बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं, है ना। वो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते, या फिर कोई ना कोई उनके परिवार में ऐसी समस्या है जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आधा पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं लगभग कक्षा 8 के बाद, है ना। और इस तरीके से आप देखो तो ये बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, गरीबी और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा देखभाल की
ज़रूरत होती है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने काफ़ी सारे जो हैं कार्यक्रम उनके लिए चलाए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों के लिए कानून भी होते हैं, यानी अगर बच्चा कोई गैर सामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, संलिप्त होता है, या फिर वो जैसे चोरी करता है और कोई गलत काम करता है, तो इस स्थिति में भी उनके संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने एक अधिनियम निकाला जिसका नाम है किशोर न्याय या बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, जिसे 2000 में पारित किया गया। बच्चों, ये आपको याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इस अधिनियम का क्या नाम है और ये कब पारित हुआ। तो अगर आप देखो, ये किशोर न्याय या बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 में पारित हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत में किशोरों के लिए न्याय का एक प्राथमिक वैधानिक ढांचा बनाना, यानी इसमें वो बच्चे जो छोटे यानी 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए न्याय करवाना, उनके लिए एक, अगर आप देखो कि जो 18 साल से ऊपर अगर कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो वो उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर 18 साल से कम किसी की उम्र है तो उन बच्चों को हम बाल अपराधी कहते हैं, यानी जुवेनाइल कहते हैं। और उसमें भी उनके लिए जो हमारी सरकार है, पुलिस द्वारा उनको भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड IPC के उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और इनके लिए अलग जेल होती है, ठीक है, जहाँ पे इनको हम कहते हैं बाल सुधार गृह। आपने सुना होगा बाल सुधार गृह के बारे में। तो पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, यानी जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन बच्चों को हम बाल अपराधी कहते हैं। और उनको जो है एक सरकार ने इस अधिनियम में, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम, उसे कैसे रोकना चाहिए और उनसे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इसके दिशा निर्देश इस अधिनियम के अंतर्गत दिए हैं। अगर अब हम पढ़ें तो एक ऐसे बच्चे जो, अब ये हमने पढ़ा कि वो बच्चों किन बच्चों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है ना। बच्चों को तो सभी बच्चों को देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन किन बच्चों को एक्स्ट्रा और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो उसमें पहला हमने पढ़ा है वे बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वे बच्चे जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी जिनका कोई नहीं है, उनको हमें किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ इस तरीके के होते हैं जो जिनका कोई नहीं होता है ना, अनाथ हैं या फिर वो कहीं बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। तो देखो, ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण का प्रावधान भी सरकार ने दिया है अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें आपने देखा होगा कई कारखाने, कई दुकानें, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों को रख के काम करवाया जाता है। तो बच्चों, ये बिल्कुल गैर कानूनी होता है। आपने पढ़ा होगा चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों से जो काम कराया जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल गैर कानूनी है या फिर वो एक गलत काम है, तो उसके लिए भी सरकार ने संरक्षण का प्रावधान दिया है और उनकी देखभाल का प्रावधान दिया है। और इन बच्चों की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उनका किस तरीके से उपचार होना चाहिए किसी भी बीमारी की स्थिति में, ये सारे जो हैं बच्चों के अधिनियम, बच्चों के हित में जो है बाल अधिकार समझौते यानी चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के अनुरूप है। यानी सरकार ने अधिनियम दिया है जो, उसमें उन्होंने बाल अधिकार समझौते दिए हैं, यानी चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से नियम कानून होने चाहिए, उनका संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी सुविधाएं उस संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप देखें कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हम कैसे करते हैं, तो हम इसी अधिनियम के अंतर्गत, जो 2000 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये देखें कि बच्चे वो कौन कौन से हैं। देखो, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके पास कोई रहने को घर नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, या फिर वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, यानी कहीं खो जाते हैं और सड़क पे रहते हैं। तो ये सारे बच्चों के लिए
ये सारे जो बच्चे हैं उनको इस अधिनियम के अंतर्गत उनकी देखभाल की जाती है। उसके अलावा बच्चे जो अपने ऐसे किसी अभिभावक के साथ रहते हैं जो बच्चे की देखभाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, या जहाँ बच्चों को मारा जाता है, दुर्व्यवहार होता है, कोई लापरवाही होती है, तो वहाँ उन बच्चों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, आपने देखा कोई बीमारी है उनको, है ना, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनके पास और कोई देखभाल के लिए नहीं है। उसके अलावा जो बच्चे जिन्हें यौन दुर्व्यवहार यानी उनके साथ कोई गलत काम किया है किसी ने, या फिर अनैतिक कार्यों में के लिए प्रताड़ित किया गया है, यानी चोरी चकारी के लिए बच्चों को उठा के जैसे लोग ले जाते हैं, या भीख जो बच्चे मांगते हैं, है ना, वो जो है वो वाले बच्चे जो हैं ये भी संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता इन्हें होती है। जो नशीली दवाइयाँ लेते हैं या अवैध गलत कामों में व्यापार करते हैं, उसके अलावा जो देखो सशस्त्र विद्रोह यानी ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दूसरों के साथ नागरिक विद्रोह यानी जो आपके लड़ाई झगड़े करते हैं, या प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, हर कोई उनके परिवार में नहीं, सब मर गए और वो ज़िंदा है, तो उस बच्चे की देखभाल हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन माँ बाप जो बच्चों को रोड पर छोड़ के चले जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो बच्चे भी इसके अंदर आते हैं। तो अगर आप देखो कि कई ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं, या फिर कारखानों में जो काम करते हैं वहाँ से छुड़ाए जाते हैं, बाल श्रमिक जिसे हम कहते हैं ना, चाइल्ड लेबर, जो ऐसे कारखानों वगैरह में काम करते हैं, ये सारे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है कि उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए, उनकी देखभाल की जाए, ठीक है। या फिर इनमें कैदियों के बच्चे भी शामिल होते हैं, जैसे अकेले माँ बाप के बच्चे थे और कोई जेल में चला गया माँ बाप, किसी क्राइम के कोई जुर्म उन्होंने किया, तो उनके बच्चे भी इस चीज़ में शामिल होते हैं। अब हम पढ़ें संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल, यानी कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार ने बच्चों के लिए चलाए हैं या फिर किसी गैर सरकारी संगठन ने चलाए हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। ये समेकित बाल सेवाएं जो हैं ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। और इसमें क्या क्या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम भी है एक, तो इसमें क्या क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या क्या है। देखो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, किशोरियाँ यानी जो आप लोग हो, है ना, एडोलेसेंट्स जिसे हम कहते हैं, किशोरियाँ, गर्भवती और धात्री महिलाएं यानी प्रेग्नेंट वुमेन जितनी हैं, और बच्चों को दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण और उनका टीकाकरण ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि उनका विकास को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, इवन जो माएँ हैं उनको भी समझाया जाता है कि बच्चे का टीकाकरण क्यों करना चाहिए, उससे संबंधित क्या जानकारी है, स्वास्थ्य और पोषण स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाती है। और 3 से 6 साल के जो अर्ली चाइल्डहुड के यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के छोटे बच्चे हैं, उनको एक तरीके से प्री स्कूल, उनके लिए एक तरीके से प्री स्कूल होता है, मतलब स्कूल भेजने से पहले जो अनौपचारिक विद्यालय है वो, तो वहाँ यहाँ पे उनको उस तरीके की शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा खाना भी बनता है, मिड डे मील जो होता है, तो ये आंगनबाड़ी जो होती है ना, वो सारी जो है इस ICDS के अंदर आती हैं। तो आंगनबाड़ी है, वहाँ पे उनको खाना मिलता है ना, और अन्य देखरेख संबंधी जो है सेवाएं मिलती हैं। और आपने देखा होगा जो दवाइयाँ आप लोग फोलिक एसिड और आयरन की लेते हो, वो भी यहाँ पे जो प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं, जिनको धात्री माताएं कहते हैं, लैक्टेटिंग वीमेन, उनको ये दिया जाता है। यानी ये आंगनबाड़ी में जो जो आपने सुना होगा ये होता है, वो सारा ही इस ICDS के अंदर होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हम इसे कहते हैं, यानी समेकित बाल विकास सेवाएं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से कार्यक्रम हैं बच्चों से रिलेटेड, तो आप उसमें एक उदाहरण लिख सकते हो,
समेकित बाल विकास सेवाएं और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, ये जो दिया हुआ है ये आपको उस आंसर में लिखना होगा। ठीक है, कौन कौन से लोगों को दी जाती है, बच्चों को, किशोरियों को और गर्भवती और धात्री माताओं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये सेवाएं हैं। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो ICDS सेवाएं और लाभ, क्या क्या सेवाएं, तो आप देखो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या होता है, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या। तो ये इस चित्र की सहायता से अगर हम देखें तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आप इस चित्र को याद कर लो और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवाएं क्या हैं, क्या उद्देश्य है, तो आप ये चित्र वहाँ पे बना सकते हो, या फिर आप ये चित्र जो सिंपल लिख सकते हो कि 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होता है ना। और ये आप देखो तो 1 से 3 वर्ष तक के लिए ये सारी सेवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण होता है, छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है, उनको खाद्य विकास और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है, उनको खाना भी मिलता है, और निर्देशित सेवाएं होती हैं, यानी वहाँ पे डॉक्टर या कोई भी जो टीचर है वो बच्चों को या माँओं को जो है वो बच्चों के बारे में क्या क्या सेवाएं हैं उनके बारे में बताती हैं। उसके अलावा आप देखो किशोरावस्था, जो किशोर लड़कियां होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, धात्री महिलाएं, है ना, और इन सभी महिलाओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा होती है, बचपन की देखभाल और स्कूल पूर्व शिक्षा होती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये सारा जो है बहुत सारी सेवाएं जो है इस ICDS या समेकित बाल सेवाओं के अंदर दी जाती है। अब हम दूसरा कार्यक्रम पढ़ें, वो है SOS का मतलब है आप क्या है, बच्चों, चिल्ड्रंस के लिए एक तरीके का गांव है SOS। तो SOS एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। गैर सरकारी से मतलब इसे सरकार नहीं चलाती, ये एक गैर सरकारी संस्था है, और इसमें जो अनाथ बच्चे हैं और जो छोड़े हुए बच्चे हैं उनकी देख रेख की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे बच्चों की देखभाल करना जो किन्हीं कारणों से अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते, उसका कोई भी कारण हो सकता है। इसका कार्यविधि क्या है, देखो हर SOS विलेज या घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है, और वो बिल्कुल उनकी इस तरीके से देखभाल करती है जैसे वो एक परिवार में हो। ठीक है, और उनके जो भी अनुभव होते हैं, वो बच्चे का परेशान कहीं से आए होते हैं, अनाथ होते हैं, तो उनको एक परिवार मिलता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्थानीय समुदाय नागरिकों के साथ जुड़े रहते हैं और सामाजिक जीवन में बच्चे जो हैं सारे योगदान देते हैं। अब ये आप देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो आपको ये समझना है कि भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भारत में पहला SOS गांव जो है वो 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और अब ये जो है, तब ये एक SOS गांव हुआ था, और अब जो है 40 विशिष्ट गांवों में ये सुविधा है, और लगभग 6000 बच्चों की जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसकी देखभाल कर रही है। आपको जानकारी होगी कि भारत में भोपाल में 1984 में विषैली गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो बेघर और अनाथ हो गए थे। इसके अलावा कोई भूकंप या भीषण चक्रवात आए, कोई भी नेचुरल या प्राकृतिक आपदा आती है, तो उन बच्चों को इस SSO गांव, जो SOS आपके गांव हैं, यहाँ से इस कार्यक्रम के द्वारा उसी समय जो है तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल गृह। ये आपने सुना होगा, चिल्ड्रंस होम, बाल गृह क्या होते हैं। ये बाल गृह कई राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जहाँ पे 3 से 18 साल के बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक है, तो आम तौर पर हम पढ़ेंगे कि ये बच्चे जो हम इस एज ग्रुप के बच्चे हैं 3 से 18 साल, ये कौन कौन से बच्चे होते हैं, कौन कौन से ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो बाल गृह में सबसे पहला है प्रेक्षण गृह। प्रेक्षण गृह से मतलब है कि जब कभी बच्चे गुमशुदा हो जाएं या कहीं से छोड़ के आते हैं, कहीं से छुड़ाए जाते हैं,
उन बच्चों को अस्थायी रूप से जब तक उनके माता पिता का पता नहीं चलता उनको यहाँ पे देख रेख में रखा जाता है और उनके परिवार की जानकारी एकत्रित की जाती है। ये सारे काम किए जाते हैं ताकि उनको वापस उनके परिवार में भेजा जा सके। उसके बाद होता है विशेष गृह यानी स्पेशल होम। ये वो लोग बच्चों के लिए होता है जो कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी उनको हिरासत में रखा जाता है। पुलिस उन्हें इस स्पेशल होम में या विशेष गृह में लेकर जाती है जो 18 साल से छोटे हैं। उसके अलावा किशोर या बाल गृह यानी जो यहाँ पे वो किशोर या बच्चे रहते हैं जिनके परिवार का कुछ भी पता नहीं होता, या तो माँ बाप मर गए होते हैं या अस्वस्थ होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो सरकार पर ऐसे बच्चों को घर, शिक्षा, व्यवसायिक दिलाने का दायित्व होता है, यानी ये सारा सरकार द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। और कई सारे ऐसे भी गैर सरकारी संस्थान हैं जो ये बाल गृह चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, उन लोगों के लिए रोज़गार के अवसर दिए जाते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा SSO गांव, तो अब हम पढ़ेंगे चौथा गोद लेना या दत्तक ग्रहण। अब ये कार्यक्रम क्या है, यानी सरकार, आप देखो तो जितनी भी बच्चों के लिए सेवाएं हैं उनमें से हमने अभी एक सरकार के द्वारा प्रदान की गई सेवा पढ़ी जो कि थी समेकित बाल विकास सेवाएं। दूसरी हमने पढ़ी जो उनके लिए गैर सरकारी थी, यानी SOS गांव, यानी एक हमने पढ़ी सरकारी, दूसरी है गैर सरकारी जिसके अंतर्गत 3 गैर सरकारी थी। उसके बाद तीसरी हमने पढ़ी बाल गृह जिसके अंतर्गत 3 गृह पढ़े। अब हम चौथा पढ़ेंगे गोद लेना या दत्तक ग्रहण। ये आप जानते हैं अडॉप्शन, यानी जब बच्चा अडॉप्ट करते हैं, है ना, तो बच्चा गोद लेते हैं। तो परिवार से बाहर का बच्चा कोई भी अगर गोद लेना चाहता है तो आजकल कई सारी सरकारी और ऐसी संस्थाएं हैं जहां बच्चे होते हैं। कई गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO होती हैं जहां पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है, जिन माँ बाप का कोई बच्चा नहीं है, तो वो यहाँ संस्थाओं में जा कर के सारी औपचारिक जो फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो करके, है ना, आसानी से बच्चा को गोद ले सकता है। तो इस तरीके का एक जो कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसने केंद्रीय संस्था तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण का गठन किया है जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सारे दिशा निर्देश जिसमें दिए गए हैं। यानी अगर उन दिशा निर्देशों का पालन जो व्यक्ति करता है उसको बच्चा गोद दे दिया जाता है। अगर आप ये जानो तो ये बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संस्था यानी CARA, ये एक केंद्रीय संस्था है जो कि ये सारे दिशा निर्देश देता है बच्चों के अडॉप्शन या उनके गोद लेने के लिए जो ज़रूरी हैं। उसके अलावा अब बच्चों हम जल्दी से फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है देखभाल करना और कौन कौन से लोगों की देखभाल करनी चाहिए, यानी बच्चे, युवाओं और बूढ़ों की। उसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन सी सेवाएं हैं जो बच्चों के लिए हैं, या बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। हमने पढ़ा बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं और कुछ बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा। वो कौन कौन से बच्चे होते हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा संरक्षण और देखभाल की ज़रूरत होती है, अधिनियम जो 2000 का अधिनियम है उसके अंतर्गत। और उसके बाद हमने बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में पढ़ा जो कि था आपका सरकारी सेवा, जो कि थी आपकी समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। उसके बाद हमने पढ़ी SOS विलेज या SOS गांव जो कि एक गैर सरकारी संस्था है या गैर सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद हमने पढ़ा बाल गृह, जो कि आपके बाल गृह होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल किशोर या बाल गृह। उसके बाद हमने पढ़ा है गोद लेना या दत्तक ग्रहण, यानी ये सारी सेवाएं हमने पढ़ी, ये बच्चों को प्रदान की जाती हैं।
अब हम आएंगे थोड़ा सा और ऊपर, यानी युवाओं में। तो युवा क्यों संवेदनशील होता है, यानी क्यों उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, क्यों ज़रूरी है उनको ये सेवाएं देना। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014, बच्चों ध्यान से सुनो और इसको याद कर लो कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी और किन के लिए आई थी। तो अगर आप ये पढ़ोगे, आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई थी और 15 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों को युवा कहा जाता है, उनके लिए ये नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में। तो अब हम जानते हैं कि इस आयु के व्यक्ति को 13 से 19 साल की जो आयु है लगभग, उनको हम किशोर या किशोरी कहते हैं, एडोलेसेंट्स कहते हैं। और एक अनुमान के अनुसार 2016 तक युवा भारत की कुल संख्या का 40% बन गए थे, यानी हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो यानी युवाओं को संवेदनशील क्यों मानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि युवाओं ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे तीव्र विकास परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, जो भी संज्ञानात्मक परिवर्तन है, सारे परिवर्तन एक साथ होते हैं। और ये उनके जो भावनात्मक परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन वो एक साथ इस एज में अनुभव करते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि इस एज में वो अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे होते हैं। तो उन्हें इस चीज़ों से को मैनेज करने में, समायोजित करने में और इन सब चीज़ों के साथ डील करने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा, संवेगात्मक परिवर्तन, यानी वो काफ़ी जो उनके अंदर संवेगात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उसके वजह से वो काफ़ी अस्थिर और उत्तेजित महसूस करते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव का अनुभव इस स्थिति में करते हैं और ये बहुत तीव्र और अनियंत्रित होता है, तो उनसे ये संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा इस एज में, आप लोग इस एज में हो अभी किशोरावस्था में, तो बिल्कुल बहुत जल्दी इस एज में बच्चा गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है और एकदम अपने विचार बदलता है और दूसरों के विचार का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है। उसके अलावा लैंगिक परिवर्तन, हम जानते हैं इस स्टेज में शारीरिक परिवर्तन हो रहा है ना। तो लैंगिक परिवर्तन लड़कों में भी और लड़कियों में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लड़कियों में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने शारीरिक परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसीलिए वो अपने जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, उनको लेके भी वो ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा तनाव, डिप्रेशन में रहने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा लड़के अक्सर अपनी दाढ़ी मूंछ को लेकर चिंतित रहते हैं कि आएगी या नहीं, कब आएगी, कोई परेशानी तो नहीं है। और लड़कियों को भी क्योंकि पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो उस चीज़ के साथ डील करने में बहुत उनको परेशानी होती है। और जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए भी उनके अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं। उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन, वो अपने दोस्त, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए ऐसी मानसिक स्थिति उनकी हो जाती है कि वो किसी भी तरीके का व्यवहार करने लगते हैं, अलग अलग व्यवहार, कभी भी गुस्सा होना, कभी भी जो है अपने घर वालों से लड़ाई करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और उनको समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं, अपने दोस्तों के बीच में उनकी तरीके से सोचना, तो काफ़ी सारे सामाजिक परिवर्तन भी इस एज में होते हैं। उसके अलावा साथियों द्वारा स्वीकृति, यानी उनके मतभेद जो होते हैं अपने घर वालों से हो जाते हैं और वो ज़्यादा जो है अपने दोस्तों की बातों में आते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं इस एज में। और अगर ऐसा नहीं होता कोई ना कोई कारण से, तो वो एकदम तनावग्रस्त हो जाते हैं। उसके अलावा भविष्य की चिंता उन्हें होती है, क्योंकि ऐसी स्टेज है जहाँ पे उनको स्कूल की पढ़ाई पूरी करके आगे अपने जीवन के बारे में सोचना होता है, तो इसीलिए उन्हें भविष्य की चिंता होती है। विषम लैंगियों के प्रति आकर्षण व उनकी स्वीकृति, यानी इस एज में लड़की लड़के के प्रति और लड़का लड़कियों के प्रति आकर्षण और स्वीकृति के लिए ज़्यादा परेशान रहता है। आपने देखा होगा इस एज में हम लोग ये अपने हर चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और अपने व्यक्तित्व के बारे में चिंतित रहते हैं कि वो इतने लोकप्रिय होंगे, यानी कोई इन्हें अच्छा मानेगा या नहीं, वो कैसे दिखते हैं, उसका असर उस दूसरे व्यक्ति पर कैसा पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का
उनके अंदर इसका बहुत तनाव हो जाता है, उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। दूसरा, शिक्षा और व्यवसाय संबंधी चिंता हो जाती है कि उनकी पढ़ाई पूरी कैसी होगी। 10th और 12th क्लास के बोर्ड्स होते हैं और कैसे मार्क्स आएंगे, आगे जाके उन्हें क्या करना है, ये सारी चिंता है। और उसके अलावा अपनी पहचान बनाना, यानी वो ये जो उनकी अपनी अलग पहचान करने की इच्छा है, वो उनके तनाव को और बढ़ा देती है और वो और परेशान रहते हैं। और अगर उनको एकदम अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलती हैं तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे जो आपने 9 कारण पढ़े हैं, शारीरिक परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भविष्य की चिंता, है ना, विषम लैंगियों के प्रति आकर्षण और स्वीकृति, शिक्षा और व्यवसाय संबंधी और अपनी पहचान बनाने संबंधी, तो ये सारे कारण हैं जो उनको संवेदनशील बनाते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों युवा संवेदनशील होते हैं, तो आप ये सारे कारण जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये ही लिखेंगे कि इन कारण ये जो कारण है, इसी वजह से जो है युवा संवेदनशील होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कुछ विशेष रूप से बच्चे, जैसे हमने बच्चों में पढ़ा कौन कौन से बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, वैसे ही कुछ युवा भी होते हैं जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। जैसे ग्रामीण युवा हैं, विद्यालय छोड़ चुके युवा हैं, किशोरियाँ हैं, गलत चीज़ों में जो लिप्त होते हैं, घर से भाग जाते हैं, अपंग हैं, यानी कुछ उनको हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, आप समझते हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, रोज़गार नहीं है, अनाथ हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। अब आप देखो तो इस स्थिति में सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए उनको कौन कौन सी विशेषताओं की ज़रूरत होती है, यानी बच्चों को ऐसी कौन सी हेल्प मिलनी चाहिए कि वो उनके लिए, उनके अच्छे के लिए हो। उनको सबसे पहली बात तो अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलना चाहिए, अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, उनको तरक्की के लिए अवसर मिलने चाहिए, घर परिवेश देखभाल अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो हर चीज़ में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको सारे मनोरंजन, खेल, शारीरिक शिक्षा, ये सारे अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो अगर हम पढ़ें उनके लिए कौन से कार्यक्रम हैं, तो बच्चों ये आप अपने से रिलेट करके भी याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, इसके बारे में आप जानते होंगे, स्कूल में भी आपने देखा होगा। NSS क्या होती है? राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी एक सेवा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को उनके समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित कार्यक्रम होते हैं जिनमें उनको शामिल करना पड़ता है और उनको अपनी भागीदारी करनी होती है। उसमें आपने देखा होगा सड़कों के लिए जो मरम्मत कार्य है, वृक्षारोपण, सिलाई, प्रशिक्षण कार्यक्रम, है ना, ये सारी चीज़ें NSS के अंदर करवाई जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने राष्ट्र के हित के लिए या राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बढ़कर भागीदारी दें। राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, ये है नेशनल सर्विस वॉलंटरी स्कीम। देखो, इस योजना के अंतर्गत नेहरू युवक केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को पूर्णकालिक रूप से 1 या 2 वर्ष की अल्पावधि के लिए राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है जो अपनी पहली डिग्री प्राप्त कर चुके हों। यानी बच्चों, जो देश में कई सारे नेहरू युवा केंद्र होते हैं जहां 1 या 2 साल के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, अवसर प्रदान किए जाते हैं जिसके अंतर्गत वो ये सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे शिविर आयोजन, क्लब की स्थापना करना, प्रशिक्षण देना, खेल कूद वगैरह, लोगों को प्रोत्साहन करना, है ना, ऐसे खेल वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो ये सारी गतिविधियां इसके अंदर की जाती हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कई जगह ब्लड कैंप लगते हैं, खून देने के लिए, जो रक्तदान जो कैंप लगते हैं, वो सारे भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है गैर विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण के क्षेत्रों में योगदान देने में सक्षम बनाना। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं और जो गैर विद्यार्थी युवक हैं, यानी कि जो विद्यार्थी नहीं है, कॉलेज स्कूल के बाद जो बच्चे होते हैं, उनको इस योगदान देने में, गांव के विकास के, उनको सक्षम बनाना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा अन्य जो उद्देश्य हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरा पढ़ेंगे साहसिक कार्यों का प्रोत्साहन, यानी
जो भी साहसिक कार्य होते हैं, जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, नौकायन जो हो गया है ना, आपने देखा होगा जो कैंपिंग करते हैं, जो कई दूर दूर जगह जाते हैं, राफ्ट करना, तैरना, साइकिल चलाना, यानी जो साहसिक कार्य हैं जितने भी, उनके लिए इसके अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाता है बच्चों को। उसके अलावा स्काउट और गाइड के बारे में आपने सुना होगा। स्काउट्स होते हैं, गाइड्स होती हैं, उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। रैलियाँ निकलती हैं, उसमें उनको दिखाया जाता है कि देशभक्ति क्या है, किस तरीके से उनकी भावना को बढ़ावा देते हैं, और उनको ये भी सिखाया जाता है कि शारीरिक और मानसिक विकास कैसे एक साथ वो अपना विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, और समाज सेवा की भावना विकसित करना। ऐसे कई सारे कार्यक्रम उसमें बनाए जाते हैं, भागीदारी करते हैं बच्चे, किशोर जिसमें, और युवा इस स्काउट और गाइड की मदद से आगे उनको काफ़ी सारी चीज़ों में मदद मिलती है। उसके अलावा है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, यानी कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम। इसमें जो है भारत पिछले कई वर्षों से राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहा है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा, ये इसका जो उद्देश्य है वो है मंच प्रदान करना, ताकि बच्चे क्या करें, इसमें भागीदारी करें और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समझ बढ़ सके। इस कार्यक्रम के तहत जो है वो युवा जो हैं कार्यों में उन्नत अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हैं हमारे देश में। इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ और भारत में स्थित है। यानी ये जो राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम है, ये हर देश के अंतर्गत होता है, और हमारे जो क्षेत्र एशिया में, जो एशिया पैसिफिक में इसका जो केंद्र है क्षेत्र का, वो चंडीगढ़ में है भारत में। ठीक है, तो चंडीगढ़ ही इसका क्षेत्र है एशिया में। उसके अलावा आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना, यानी किस तरीके से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयाँ और अन्य जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए शिविर और सेमिनार, ऐसी सारी चीज़ों का आयोजन किया जाता है जिसमें युवा भाग ले सकते हैं और वो राष्ट्र की एकता को बढ़ा सकते हैं। यानी राष्ट्रीय एकता का जो नारा है, वो राष्ट्रीय एकता जो है वो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो ये 6 कार्यक्रम जो बच्चों हमने पढ़े हैं, इसको हम एकदम से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सबसे पहले क्यों है युवा संवेदनशील। आपने उसके अंतर्गत ये जो 9 पॉइंट्स पढ़े, ये 9 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4 5 6 7 8 9, ये सारे 9 पॉइंट्स हमने पढ़े कि युवा संवेदनशील क्यों होते हैं, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से युवा हैं जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिनको ज़्यादा विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। उसके अलावा हमने इनके लिए कार्यक्रम पढ़े। इन कार्यक्रमों में हमने पढ़ा सबसे पहले NSS, उसके बाद राष्ट्रीय सेवा स्वयं से योजना, उसके बाद साहसिक कार्यक्रमों में प्रोत्साहन, स्काउट एंड गाइड, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। यानी 6 पॉइंट्स या 6 कार्यक्रम हमने इसके अंतर्गत पढ़े। अब हम आते हैं अपने आखिरी ग्रुप में, यानी वृद्धजनों में। यानी वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कौन सा आयु या कौन सा आयु वर्ग है, किनको हम वृद्ध कहते हैं। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को देख कर के ये नहीं कह सकते कि ये वृद्धजन है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आयु बताइए, कौन सी आयु जो वृद्धजनों के लिए निश्चित की गई है भारत में, तो आपको ये पता ज़रूरी होना चाहिए 60 वर्ष से। देखो, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है भारत में, जबकि भारत से बाहर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वरिष्ठ नागरिक से आप समझ सकते हैं कि वरिष्ठ का मतलब है वो सीनियर सिटीज़न है, वो वृद्धजन होते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे देश में वृद्धजनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जो
इससे पहले जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले कम थी 29 वर्ष की थी, अब वो बढ़कर 63 वर्ष हो गई है। तो इसकी वजह से भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है तो वृद्धजनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2016 में जो कि 9% थी। तो अब हम जानें कि कौन सी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं वृद्धजनों के लिए। तो हम जानें सबसे ज़्यादा जो हमारा वृद्धजनों का या सीनियर सिटीज़न जो हम वरिष्ठ नागरिकों की बात कर रहे हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं। उसके अलावा हम देखें तो स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुष जो हैं वृद्ध वो ज़्यादा हैं, और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो अति वृद्ध व्यक्तियों की संख्या है उनमें वृद्धि हो रही है, और 30% जो हमारे वृद्धजन हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। यानी आप देख सकते हो कि क्यों जो है वो संवेदनशील है। क्यों? सबसे पहले तो ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरा 80% से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, 80 से ऊपर की एज वाले। दूसरा वो गाँव में रहते हैं जहाँ पे वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में रहते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और उनका गरीबी यानी वो गरीबी में है, 30% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर हम काफ़ी सारे कारण पढ़ें कि उनको संवेदनशील क्यों माना जाता है, तो हम जानते हैं कि उनका ऐसी एज है, वो बूढ़े हो चुके हैं जहाँ पे उनकी शारीरिक शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लग जाती है, तो वो संवेदनशील हो जाते हैं कई रोगों के प्रति। उसके अलावा उनकी यही जो अक्षमताएं हैं आयु बढ़ने के कारण वो काफ़ी अविकार उत्पन्न करती है, जैसे शारीरिक अविकार हो गए, अंधा आँखों में, और बहरा हो जाना, या हड्डियों से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी हो जाना। उसके अलावा उनकी क्योंकि शारीरिक कमज़ोरी है, शारीरिक शक्ति कम हो गई है, तो वो उनकी आजीविका यानी वो जो कमाई करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, यानी उनको उसमें कठिनाई होने लगती है। उसके अलावा कई ऐसे हैं जो जब बच्चों की शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं उन्हें छोड़ के, तो उनको ओल्ड एज होम जो हम कहते हैं ना, वृद्ध आश्रम, तो उनको वृद्ध आश्रम में कई बच्चे छोड़ देते हैं जहाँ वो अकेले रहते हैं। वो अकेले और अलग होने की भावना का अनुभव करते हैं, उनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते, अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, तो काफ़ी तनाव महसूस करते हैं। उसके अलावा हम आजकल देख रहे हैं कि जिस तरीके से जॉइंट फैमिली है ना, संयुक्त परिवारों का प्रचलन कम हो रहा है, तो इन जो माँ बाप को लोगों को जो होता है, बूढ़े लोगों को घर में रखना कई लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना। उन्हें बेकार महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं। समय की कमी होने के कारण, साधनों की कमी होने के कारण उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है, और वो ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं और तनाव महसूस करते हैं, है ना। और उनकी आवश्यकता, क्योंकि वो आत्म केंद्रित नहीं है, तो इसीलिए उनकी उचित देखभाल कई परिवारों में नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम देखें तो जो वृद्धावस्था है या एजिंग, वो एक बहुत ही सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। उनकी जो आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो अगर आप देखें तो ये सारे जो कारण हमने पढ़े हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि कितनी परेशानी वृद्धावस्था में जो होती है वरिष्ठ नागरिकों को होती है। और आज भी जो है हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वृद्धावस्था जो है केवल परेशानियों की ही एक अवस्था है। लेकिन कई ऐसे हम अगर देखें, ऐसे भी लोग हैं जो समाज में आर्थिक रूप से सार्थक हैं, है ना। कई उनके लिए हर संभव मदद होती है। जो बुज़ुर्ग हैं संख्या का एक सकारात्मक हिस्सा हैं। कई जो बुज़ुर्ग हैं वो आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं, उनको पेंशन मिलती है, जैसे कि हम कह सकते हैं, तो जैसे सेवानिवृत्ति कहते हैं हम। तो कई ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, ठीक है। आज आवश्यकता हमें इस बात की है कि बुज़ुर्गों को जो है इस तरीके का मानव संसाधन के रूप में उनको माना जाए, और उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमताओं का उपयोग हो ताकि राष्ट्र विकास में मदद मिल सके। यानी वो एक
अच्छा जीवन जी सकें। तो सरकार ने जो है वृद्धजनों के स्वास्थ्य के लिए और उनके अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए 1999 में वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया। तो अगर आपने इससे पहले पढ़ा बच्चों, तो आपने पढ़ा कि युवा राष्ट्रीय नीति, पहले राष्ट्र जो युवा हैं उनके लिए राष्ट्रीय नीति आई, वो हमने पढ़ा था 2014 में आई। और उससे पहले से ही ये एक और नीति है जो कि वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति है, ये आई थी 1999 में। यानी बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1999 में आई। तो अभी हमने पढ़ा, अब हम कि क्यों ये जो वृद्धजन है वो संवेदनशील होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम इस वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो केंद्रीय और राज्य सरकार है वो कई कार्यक्रम चलाती है। उसके अलावा कई NGO या गैर सरकारी संस्थान, जो हमने पढ़ा, कई सारी संस्थाएं हैं जो ये सारे कार्यक्रम चलाती हैं। तो कुछ जो चलाए जा रहे हैं भारत में कार्यक्रम वो इस प्रकार हैं। देखो, बुज़ुर्गों, विशेषकर परित्यक्त बुज़ुर्गों, यानी जो बुज़ुर्गों को उनके घर वालों ने निकाल दिया है, जिन व्यक्तियों ने बच्चे आपने देखा होगा घर से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को। तो ऐसी जो बुज़ुर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं को, रहना, खाना पीना, जो उनको स्वास्थ्य संबंधी, वो सारी उनकी देखभाल, उनकी पूर्ति करना, ठीक है। उसके अलावा अंतपीढ़ी संबंधी विशेष रूप से बच्चों, युवा और वृद्धजनों के बीच संबंधों के विकास और उन्हें सशक्त करने के लिए कार्यक्रम। आप देखो, ये लिस्ट दी हुई है, इसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें से याद हो जाते हैं तो आप आंसर में लिख सकते हो कि वृद्धजनों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो कि उनके लिए किस तरीके से केयर सेंटर, जो पागल हैं या जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए कई सारे डे केयर सेंटर चलाए जाते हैं। कई सारे अस्पताल हैं जो उनके लिए बने होते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो में भी, आपने देखा होगा सीनियर सिटीज़न या एल्डरली बूढ़ों के लिए अलग से जगह होती है ना। उनके भोजन देख रेख के लिए आपने देखा होगा वृद्धाश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम। उसके अलावा कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कई सारी सेवाएं हैं जो सरकार ने दी है। उनको पेंशन दी जाती है, उनको आर्थिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनके लिए जो कार्यक्रम हैं। उसके अलावा उनको जो है विद्यालय और महाविद्यालयों के बच्चे जो है वो उन बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशीलता जगाने का कार्यक्रम चलाते हैं। उसके अलावा गैर संस्थागत सेवाएं हैं जो कई बच्चों को प्रदान की जाती हैं, है ना। तो जो गांव में या सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ कई बार जो है मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं, यानी जो वहाँ जा करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कहीं आपने देखा होगा डॉक्टर्स जा के जो है कैंप लगाते हैं बूढ़े लोगों के लिए, गांव में जा के शिक्षा देते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ऐसे बुज़ुर्गों के लिए बनाई जाती है जिन्हें निराश्रित माना जाता है, जिनका कोई भी आश्रय नहीं है, उनका कोई भी परिवार में ऐसा नहीं है जो कमाता हो, वो अकेले हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं है। तो ऐसे बूढ़े बुज़ुर्गों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उनको अपना आयु प्रमाण पत्र दिखाना होता है। राज्य और जो कई निजी संस्थान हैं वो उनको सहायता प्रदान करती हैं। उसके अलावा जो वृद्धजन होते हैं उनके लिए कई सारे, उनकी देखभाल करने के लिए कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो बच्चों, आगे जीविका के अवसर में बढ़ने से पहले हम जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो हम अगर देखें तो हमने बूढ़ेजन, जो वृद्धजन है वो क्यों संवेदनशील होते हैं, वरिष्ठ नागरिक भारत में किन लोगों को कहा जाता है, यानी कौन सा एज ग्रुप है 60 से ऊपर। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे वृद्धजन हैं, उनको कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से वृद्धजनों को एक संवेदनशील में समूह की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि क्यों वृद्धजन संवेदनशील है, तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि वो वृद्धजन या वरिष्ठ नागरिक हैं कौन, यानी 60 साल से ऊपर की आयु वाले। और उसके बाद आपको लिखना होगा कि वो
इस श्रेणी में क्यों आते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयाँ परेशानियाँ उन वृद्धजनों के लिए है कि उन्हें हम संवेदनशील मानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, जो सब हमने अभी डिस्कस करे, ये सारे कार्यक्रम। और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक वित्तीय सहायता जो प्रदान की जाती है जो निराश्रित होते हैं उन वृद्धजनों के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, 3 जो हमारा चैप्टर का नाम था, यानी बच्चों के लिए क्या क्या, बच्चे क्यों संवेदनशील हैं, उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, हमने ये पढ़ा। और ये पढ़ा कि विशेष रूप से कौन से बच्चे संवेदनशील हैं, यानी सबसे पहले ये ग्रुप, यानी बच्चे क्यों संवेदनशील हैं, क्या क्या कारण हैं जो उन्हें संवेदनशील बनाते हैं, उसके बाद उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्था देती हैं, चलाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, कौन कौन से युवा हैं जो अधिक संवेदनशील होते हैं, और कौन कौन से कारण हैं, जो हमने 9 कारण पढ़े थे, कौन कौन से परिवर्तन हैं जिसकी वजह से युवा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, या फिर उनको ये कार्यक्रम क्यों बनाए जाने चाहिए, उनके लिए क्यों ये सुविधाएं हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जो हमने 6 पढ़ी थी, NSS वगैरह। उसके बाद हमने पढ़ा वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, कौन कौन सी विशेष कारण हैं जिनकी वजह से वृद्धजन संवेदनशील होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कौन कौन से कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कौन कौन सी जीविका के लिए तैयारी करनी चाहिए, यानी इस क्षेत्र में अगर कोई जाना चाहता है, कोई रोज़गार करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो वो क्या क्या है। तो बच्चों ये हम फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आगे गृह विज्ञान में जब आप 12th के बाद BSc के बाद MSc कर सकते हो, तो आप कोई डिप्लोमा भी ले सकते हो। तो आप जो भी ये गैर सरकारी सरकारी संस्थान जो युवा कार्यक्रम चलाते हैं उनमें आप जॉब ले सकते हो, उनका हिस्सा बन सकते हो। उसके अलावा आप जो है वो जो संस्थान हमने पढ़े, वृद्धाश्रम है या जो भी सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं देती हैं, वो सारी आप सुविधाओं जो संस्थान हैं वहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो ये सारी जो हैं बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना है। कोई भी परेशानी है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर किस तरीके से देना है आपको पता हो। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो और समझो।